हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रमन्स फिजिक्स फंडास। आई होप कि आप लोगों ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल विजिट करके आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं, ताकि उससे आपको इस लेक्चर में मदद मिले। ये यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस होमो टर्म को आपने अपने लाइफ टाइम में कई बार सुना होगा, जैसे होमोसेक्सुअल, होमोसेपियन, होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोजीनियस मिक्सचर। बहुत सारे ऐसे टर्म हमारे साइंस में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे होमो का टर्म हम यूज करते हैं। आज हम इस होमो टर्म को पहले ये समझते हैं कि ये होमो टर्म है क्या। जैसे होमोसेपियन हम इंसानों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे आई, नोज, ईयर्स सारे एक दूसरे से क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। आर आईज, नोज, ईयर्स एंड आर आउटर मेकअप डिफरेंशिएट अस फ्रॉम द एनिमल्स। ऑल्सो हमारे जो डीएनए हैं, आरएनए हैं, काफी सिमिलर हैं एक दूसरे के। बहुत ही कम डीएनए हैं और आरएनए हैं हमारे और आपके जो एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या हैं, होमोसेपियंस है। होमोलोगस क्रोमोजोम आपने सुना हुआ है कि दो एक जैसे क्रोमोजोम को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं। जैसे हम एक्स क्रोमोजोम की बात करें तो वो होमोलोगस क्रोमोजोम है, लेकिन वहीं पे एक्स वाई क्रोमोजोम की बात करें तो एक एक्स है दूसरा वाई है, तो दोनों अलग अलग क्रोमोजोम है, तो वो हेट्रोलोगस कहलाता है। वहां पे होमो शब्द यूज नहीं करते। वैसे होमोजीनियस मिक्सचर था। होमोजीनियस मिक्सचर आप एक ही तरीके की जब पार्टिकल इन्वॉल्व हो किसी भी मिक्सचर में, तब उस मिक्सचर को आप होमोजीनियस मिक्सचर कहते थे और भी उसके आपने प्रॉपर्टी देखे थे। तो होमो टर्म का बेसिक मतलब आप क्या देख रहे हैं कि एक समान, जहां कहीं पे भी एक समान एक जैसा चीज एग्जिस्ट कर रहा हो, सिमिलर चीजें एग्जिस्ट कर रहा हो, सेम चीजें एग्जिस्ट कर रहा हो, वहां पे आप होमो टर्म का यूज करेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इससे आपके 3 फायदे होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एंट्रेंस में भी आपको पूछा जाता है और स्कूल एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो 3 फायदे इसके क्या क्या हैं? तो पहली चीज है, फिजिक्स में अगर कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो वो फॉर्मूला करेक्ट कैसे है वो आपको बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दूसरी चीज है, अगर फिजिक्स में जितने भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी उससे अगर कोई नया फिजिकल क्वांटिटी हम डेराइव कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करते हुए डेराइव किया जाएगा, ना कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वहां पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे नए फॉर्मूला डेराइव करने होते हैं। तीसरे जो चीजें आप सीखते हैं कि किसी भी यूनिट को कैसे कन्वर्ट किया जाए, आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तहत सीखते हैं। अब इन चीजों को हम कवर अप करने वाले हैं अलग अलग वीडियोस में। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो में और हर इंपॉर्टेंट क्लास जो मैं कवर कराता हूँ आपको, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हम कवर अप करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो स्टूडेंट चलिए करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक जो हमारा है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके पहले एप्लीकेशन को भी हम देखेंगे। अब इसके बारे में स्टेटमेंट सबसे पहले जो आपको एग्जाम में लिखना है वो हम सीख लेते हैं कि स्टेटमेंट है क्या। तो इसके स्टेटमेंट ये कहते हैं कि इफ अ फिजिकल इक्वेशन हैज ऑल एक्सप्रेशन, जितने भी एक्सप्रेशन उस फिजिकल इक्वेशन में होंगे, सारे एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे हैं। ऑल एक्सप्रेशंस हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला, then that physical equation is correct. अगर सेम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा तो वो फिजिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप दूसरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि इन अ फिजिकल इक्वेशन, कोई भी अगर इक्वेशन फिजिक्स में एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए बोला जा रहा है फिजिकल इक्वेशन। इन अ फिजिकल इक्वेशन ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी added and subtracted.
एंड सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड या तो आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर उसको इक्वल कर सकते हैं, तो इक्वेटेड। अब देख लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से, क्योंकि स्टेटमेंट तो अपनी जगह है, स्टेटमेंट आपने ये लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट एक एग्जाम्पल के साथ भी आपको इसे प्रूव करना पड़ेगा और इसी दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह पहला एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि सपोज कीजिए आप 2 kg में 5 kg ऐड करते हैं, आपका आंसर आ गया 7 kg। और वहीं पे अगर कोई 5 kg से 2 kg सब्ट्रैक्ट करता है तो उसका आंसर आ गया 3 kg। यहाँ पे देखिए इस पहले इक्वेशन में कितने फिजिकल एक्सप्रेशंस है, तो यहाँ पे 3 फिजिकल एक्सप्रेशंस है। कौन कौन से फिजिकल एक्सप्रेशन है? 2 kg फिजिकल एक्सप्रेशन है, 5 kg फिजिकल एक्सप्रेशन है और 7 kg फिजिकल एक्सप्रेशन है। वैसे ही नीचे वाले एग्जाम्पल में भी 3 फिजिकल एक्सप्रेशंस है। तो अगर मैं ये पहले फिजिकल एक्सप्रेशन की बात करूं, दूसरे फिजिकल एक्सप्रेशन की बात करूं और तीसरे फिजिकल एक्सप्रेशन की बात करूं, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो 2 kg का डायमेंशन आप जानते हैं कि 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। अगर कोई भी वैल्यू आपका कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी कांस्टेंट दिया हो, तो उसका डायमेंशन नहीं होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। और केजी क्या है? एक तरीके की यूनिट है और एक ऐसा यूनिट है जो किसे रिप्रेजेंट करता है? मास को रिप्रेजेंट करता है। तो मास मतलब एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है। ये मतलब केजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिकल क्वांटिटी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मास को रिप्रेजेंट करने के वजह से इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? 2 kg का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M आ गया। वैसे अगर 5 kg का आपको जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपसे कोई पूछे तो उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। और जो आंसर में इक्वल में आ गया है, जैसे इस इक्वेशन में देखिए इक्वेटेड लिखा गया है, यहाँ एडेड लिखा गया, ये सब्ट्रैक्टेड लिखा गया और फाइनली इक्वेटेड लिखा गया। तो जो आंसर इक्वल्स होके आया है वो इक्वल होके आंसर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला M है। तो इस तीनों एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन 1 का, एक्सप्रेशन 2 का और एक्सप्रेशन 3 का डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या देख रहे हैं कि सेम है, इसीलिए ये इक्वेशन फिजिक्स में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए कि कैसे इक्वेशन फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं कर सकता या आपके डेली लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है फिजिक्स के लॉ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। तो जैसे अगर कोई आपसे, आपका फ्रेंड कह देते कि भाई 2 kg में 5 सेकेंड ऐड करके दिखाओ, तो 5 सेकेंड आप कैसे ऐड कर पाएंगे? आप कहेंगे 2 kg तो मास की यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी, ये मास है, और ये 5 सेकेंड क्या है? आपका टाइम फिजिकल क्वांटिटी है इसका। तो मास में आप टाइम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो ये इसीलिए है क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी एक्सप्रेशंस हैं, किसी इक्वेशन में एग्जिस्ट करता है, तो उस सभी के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 kg का फिजिकल क्वांटिटी अगर मास के फिजिकल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला M है, लेकिन वहीं पे टाइम फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? T है। तो क्या M डायमेंशन फॉर्मूला ऐड हो सकता है T डायमेंशन फॉर्मूला से? तो ये कभी भी नहीं हो सकता। तो ऐसे इक्वेशन आपके फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इक्वेशन एग्जिस्ट करते हैं फिजिक्स में वो डायमेंशनली करेक्ट है, उसके हर एक टर्म के, उसके हर एक एक्सप्रेशन के डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो सेम रहता है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब अपने एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं इसे कहूंगा, जैसे v = u + at होते हैं। यहाँ पे v के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि v क्या है? आपके फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी आपने 9th क्लास में ये क्वेश्चन देखा होगा। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। और a क्या है? आपका एक्सेलरेशन है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। और t क्या होता है? आपका टाइम होता है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हैं, v, u एंड at। at मल्टीप्लाई होके एक
एक एक्सप्रेशन है। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वल टू वाले को आपने एक एक्सप्रेशन कंसीडर करना है, और कहीं पे अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है तो वो सिर्फ एक ही आपके एक्सप्रेशंस होंगे। तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए और टी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसीलिए ये एक ही एक्सप्रेशन है। अब इसमें देखें तो आपका एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन v को हम कंसीडर करते हैं। तो अगर v को, पहले एक्सप्रेशन v को आप कंसीडर करें तो v का डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, LT-1 हो जाता है। वहीं पे दूसरे एक्सप्रेशन जो इनिशियल वेलोसिटी u है, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, LT-1 हो जाएगा। और तीसरा जो एक्सप्रेशन है हमारा a इंटू टी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर फाइंड आउट करें तो पहले a का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, और a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, LT-2 होगा, और t का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपका, t ही होगा। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, t। तो जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर, t टू द पावर -2 एंड t मल्टीप्लाइड होके आपको क्या मिलेगा, ये t टू द पावर रेज टू द पावर -2 है, और ये t टू द पावर 1 है। बेस सेम है, पावर को आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो -2 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, t टू द पावर -1 ही आ गया। तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो एक साथ इसे क्या लिख सकते हैं, LT टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो आप यहां इस इक्वेशन में देखें कि पहला एक्सप्रेशन जो v था, दूसरा एक्सप्रेशन u था, तीसरा एक्सप्रेशन at था, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो एंड में आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, since all expressions have same dimension formula, therefore this equation is correct, therefore this physical equation is correct। अगर सेम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता तो ये इक्वेशन आपका फिजिक्स में एग्जिस्ट नहीं करता और ये फिर इनकरेक्ट होता। अब हम अपने अगले इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये अगला इक्वेशन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस इक्वेशन को भी आप देख लीजिए कि कैसे ये फिजिक्स में एग्जिस्ट करता है और किस तरीके से ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करता है। जैसे ये इक्वेशन है S = ut + ½ at²। आप इस इक्वेशन से ऑलरेडी बहुत फैमिलियर हैं। इस इक्वेशन के बारे में आपने अगेन सुना होगा कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पे S किसे रिप्रेजेंट करता है, S रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, और U और T रिप्रेजेंट करता है, ये U होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी और T होता है आपका टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी और t के जगह हम दोनों जगह t एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको हम टाइम कंसीडर कर लेते हैं। और a किसे रिप्रेजेंट करता है, a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। तो अब इसमें तीन एक्सप्रेशन फिर से हैं। एक एक्सप्रेशन है s और दूसरा एक्सप्रेशन है ut। अभी कुछ देर पहले ही बताया था u और t मल्टीप्लाई होकर सिर्फ एक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि ये मल्टीपल है। या डिवीजन भी होता तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन हम कंसीडर करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले को अलग अलग एक्सप्रेशन कंसीडर करते हैं। और यहाँ तीसरा एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं at²। तो ये तीनों एक्सप्रेशन को का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इस इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं हमारा एक्सप्रेशन 1, और एक्सप्रेशन 1 क्या है, S इज फॉर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ का L, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ। और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास है ut, और u का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं कि u इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-1, और t का डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपिटल T। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो t इनवर्स और t ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपको 1 देगा, और इस पूरे का मल्टीपल आपको क्या मिला, सिर्फ L मिला। इसे ऐसे भी कर सकते हैं आप कि t टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय t है, तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पावर -1 है और यहाँ पावर दूसरे एक्सप्रेशन में पावर -2 है। t रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, 0। और आपने मैथ में देखा हुआ है कि x रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ t रेज टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। तो इस वजह से आप अगर यहाँ पे L के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 को,
हो तो तब भी आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, एल ही आएगा। तो देखा आपने कैसे यूटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी एल ही आया। अब तीसरे एक्सप्रेशन को आप लोग ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके कि क्या एल ही आता है। तो तीसरे एक्सप्रेशन में अगर एक्स ए की डायमेंशन फॉर्मूला पूछी जाए तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं एल टी माइनस 2, और फिर यहाँ पे क्या है आपका टाइम का स्क्वायर है, तो टाइम का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर आप करेंगे, और टी का स्क्वायर करते समय आप क्या करते हैं कि जब इसे पुट करेंगे तो ये टी स्क्वायर और ये टी इनवर्स रेज टू द पावर माइनस 2 ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और फिर से इसका डायमेंशन फॉर्मूला ए टी स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको क्या मिला, एल ही मिला। तो आपने देखा कि कैसे ये तीन एक्सप्रेशंस थे यहाँ पे यूटी, AT स्क्वायर एंड S, तीनों एक्सप्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, सेम है। इस वजह से ये किसको ओबे करता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करता है कि ओबेज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड हेंस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। देयरफॉर दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, या फिर आप ये भी कह सकते कि दिस इक्वेशन एग्जिस्ट इन फिजिक्स। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने हाफ AT स्क्वायर की जगह सिर्फ AT स्क्वायर को क्यों कंसीडर किया? तो इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जरा आप ही सोच के बताइए कि अगर हाफ AT स्क्वायर यहाँ पे है तो हाफ AT स्क्वायर में से हाफ अगर आप देख रहे तो हाफ क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है ना। तो कांस्टेंट नंबर का क्या कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है? नंबर का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पे हाफ क्या है, डायमेंशन लेस है, और डायमेंशन लेस है तो जो डायमेंशन लेस है उसमें आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो यहाँ पे हाफ डायमेंशन लेस होने की वजह से हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन वहीं पे आप ए और टी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ए क्या है, दोनों के दोनों ए और टी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और ए है एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी और टी क्या है, टाइम वाली फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी के अपने अपने डायमेंशन फॉर्मूला होंगे, तो इस दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हाफ के जगह अगर कोई और कांस्टेंट भी होता है तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए इसको अगले भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आपने करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला चेक करना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। अच्छा, m क्या है यहाँ पे, दोनों जगह m क्या है, किसी बॉडी का मास है। g क्या है, g हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जो एक्सेलरेशन का होगा। इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है। h क्या है यहाँ पे, h है हाइट, और हाइट आप जानते हैं कि एक तरीके की लेंथ होती है, तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला हाइट के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा, और v आप कहते हैं वेलोसिटी को। तो अब इस फिजिकल क्वांटिटी में देखिए कि कितने एक्सप्रेशंस है, या इस फिजिकल इक्वेशन में कितने एक्सप्रेशंस है। तो मैं कहूंगा पूरे दो एक्सप्रेशन है। पहला एक्सप्रेशन कौन सा है हमारा, mv स्क्वायर, और दूसरा एक्सप्रेशन कौन सा है, mgh। अगेन आप क्या करना है, इस हाफ को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, इग्नोर कर देना है। अब why do we have to neglect this half? Because this half is a constant. So I have told you before as well that half or a number will not have any dimension formula associated with it, and since it does not have any dimension formula associated with it, then that's why we are not going to consider it with the expressions. तो हमारे पास पहला एक्सप्रेशन क्या है, पहला एक्सप्रेशन जैसे कि आप सही बता रहे हैं, सही समझ रहे हैं कि mv स्क्वायर है, तो इस एक्सप्रेशन का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला कर लेते हैं, और मास का डायमेंशन फॉर्मूला है कैपिटल M, और v का वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपका LT-1, और इसके रेज टू द पावर कितने है, 2 है। तो आप यहाँ पे 2 कर दीजिए, फिर ये पावर क्या होगा आपके दोनों ही L पे और T पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो mv स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया आपके सामने, इसे जब एक ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे तो m, और ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होके क्या आ गया, L स्क्वायर T रेज टू द पावर -2। तो mv स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर T रेज टू द पावर -2।
अगर ये फिजिकल इक्वेशन करेक्ट होना है तो mgh का भी डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों के सामने क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो देख लेते हैं दूसरा एक्सप्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या यही आता है। तो mgh में m क्या है, मास है, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मैंने पहले ही मेंशन किया था कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-2, और हाइट यहां पे देख रहे हो तो हाइट एक तरीके के लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गई, L आ गई। तो जब आप इसे एक साथ इन तीनों फैक्टर को एक ही ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, m और L मल्टीप्लाई बाय L क्या आएगा आपके सामने, L स्क्वायर, और यहाँ t रेज टू दी पावर कितना है, -2, तो इसे t रेज टू दी पावर -2 आप लिख दें। आप क्या देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, सेम आया, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि दिस फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट, दिस फिजिकल इक्वेशन इज करेक्ट। मतलब ये कैसे करेक्ट है, ये फिजिकल इक्वेशन, फिजिक्स में ये इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट है। हो सकता है कि इस दोनों इक्वेशन की वैल्यू अलग अलग हो, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो हाफ mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, mgh आप पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बराबर हो सकता है इक्वल टू हो भी और इक्वल टू नहीं भी हो, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला अगर देखें तो दोनों का हमेशा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, और इस दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL²T-2। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम ये देखते हैं कि भाई और अल्टरनेट तरीके के डायमेंशन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आता है। अभी तक आप ये सीख चुके हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पे कोई डायमेंशन फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया जाए, और प्लस कैसे फाइंड आउट किया जाए कि कोई भी फिजिक्स का इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। अब इसी फिजिकल इक्वेशन का या इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अलग टाइप के हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो जैसे एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, आई बिलीव ये हमारा 5th एग्जांपल है। मैं कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे F = A + BT + CT²। अब यहाँ पे आपको F दिया हुआ रहेगा कि F क्या है, F है फोर्स, और T क्या है, T दोनों जगह आ रहे हैं, T क्या है आपके पास, टाइम है। और आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि A का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, B का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, और C का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो इस क्वेश्चन को अब कैसे करें, तो आपने जैसे कि देखा कि भाई इस इक्वेशन को करने के लिए आपका स्टेटमेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये भी कहता है कि इन अ फिजिकल इक्वेशन ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये एक एक्सप्रेशन है A, और दूसरा है BT, और तीसरा है CT²। तो ये तीन एक्सप्रेशन आपस में ऐड हो रहे हैं, या फिर ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में ऐड होके किसी फोर्स के बराबर हो रहा है। इसका मतलब जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है वही किसका होना चाहिए, A का भी डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए, और जो फोर्स का होगा, जो A का होगा वही BT का डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए, जो फोर्स का होगा वो A का होगा, वो BT का होगा, और वही CT² का डायमेंशन फॉर्मूला होना चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बताता है कि एक इक्वेशन में आप उसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो, उसी फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले ये लिखते हैं कि डायमेंशनली वी नो दैट F = A। ये वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं दोनों के, F और A के। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, इसके मेजरमेंट की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम। जैसे मैंने इस क्लास के शुरू में आपको एग्जांपल दिया था कि भाई 2 kg में हमने 5 kg ऐड किए, तो आंसर आया 7 kg। तो आपको ध्यान होगा कि इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला m था, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला m था, और इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला m ही था।
तो 2 kg में 5 kg आप ऐड कर दीजिए, आंसर आया 7 kg। तीनों एक्सप्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला सेम था। मतलब ये क्या होता है कि वैल्यू भले ही सभी का आपस में अलग अलग है, लेकिन डायमेंशनली ये क्या है, आपस में इक्वल ही है। तो इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि डायमेंशनली वी नो दैट F इज इक्वल टू A। तो F का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 होता है। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया? A का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। आप सिमिलरली क्या लिख सकते हैं कि BT इज ऑल्सो इक्वल टू F। डायमेंशनली BT भी किसके बराबर होगा? F के बराबर ही होगा, क्योंकि BT ही तो ऐड होके A में ऐड होके BT ही तो F दे रहा है आपको। तो BT इक्वल टू अगर F है तो यहाँ पे B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F बाय T लिख सकते हैं। और F बाई T अगर आप इसे कर रहे हैं तो F का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है? डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 और नीचे T टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T। और जब ये टाइम ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? इक्वल टू MLT- रेज टू द पावर -3। ये कैसे किया आपने? T के पावर कितना है? -2 है, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है? T है। तो इस 1/t को इस नीचे जो आपके डिनोमिनेटर में t एग्जिस्ट कर रहा है, इसको क्या लिखा जा सकता है? t रेज टू द पावर -2, ये वाला हमने लिख दिया जो न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा था, मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर के t को हम कैसे लिखते हैं? t रेज टू द पावर -1। अब बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, तो t रेज टू द पावर -2 प्लस -1 आपको क्या आ जाएगा? ये t रेज टू द पावर -3। तो यही चीजें हमने क्या किया कि इसे आपने ऊपर किया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए, तो डायरेक्ट आपने MLT रेज टू द पावर -3 लिख दिया। तो BT का आपने B का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, A का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब C का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए। तो C का डायमेंशन फॉर्मूला आप इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो यहाँ पे C का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अगेन आप CT स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं? F के बराबर, क्योंकि CT स्क्वायर BT में ऐड हो रहा है, वो BT आपका A में ऐड हो रहा है, और जो किसके बराबर हो रहा है? F के बराबर। तो सारे आपस में डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ से C का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C विल हैव अ डायमेंशन फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल टू F बाय T स्क्वायर। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी अभी आपने ऊपर भी देखा है, MLT-2। और यहाँ टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? T रेज टू द पावर 2। और जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे MLT रेज टू द पावर -4। तो ये आपका C का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, ये आपका A का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, और ये B का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ग्रुप में पूछ भी सकते हैं, प्लस जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें भी पूछ सकते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है F इक्वल टू A प्लस B अंडर रूट T। अगेन ये क्वेश्चन वही है, बट आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, और मैं साथ साथ बता भी रहा हूं। तो इस वीडियो को पहले पॉज करके इस ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप अटेम्प्ट कीजिए, और उसके बाद अगर नहीं होता तो साथ में अपने नॉलेज को इस्तेमाल कीजिए, साथ में मेरा भी नॉलेज आप लीजिए, आपका नॉलेज कहीं ज्यादा इनहेंस होगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है कि डायमेंशनली हम क्या देख रहे हैं कि ये A का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। और F क्या है? यहाँ पे फोर्स है। और T क्या दिया हुआ है आपके पास? T हमेशा जैसे हम लोग जानते हैं कि T हमारे पास टाइम है। तो A का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा? F के बराबर होगा। तो A इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? MLT-2, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2। फिर अगेन B अंडर रूट T का डायमेंशन फॉर्मूला F के बराबर ही आएगा। तो B का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर लिख सकते हैं आप? F बाय अंडर रूट T के बराबर लिख सकते हैं। और F का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं कि F फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आता है MLT-2, और ये क्या है? T रेज टू द पावर 1/2।
अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टी कैन बी रिटन एज t raised to the power 1/2 and t has a dimension formula of capital T, तो capital T raised to the power 1/2 अगर डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना है इस अंडर रूट 2 को तो हम t raised to the power 1/2 लिखेंगे। अब इस t raised to the power 1/2 को आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो ये क्या आ जाएगा, b will have a dimension formula mlt minus 2। जब इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए तो क्या हो जाएगा, ये t raised to the power -1/2। तो यहाँ क्या है, t raised to the power -2 और ये t raised to the power -1/2, दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो ये क्या आएगा, ml t raised to the power -2 and -1/2। तो यहाँ एलसीएम लीजिए और इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाता है, ml t raised to the power -5/2। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर बी। हो सकता है आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में ए का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट किया, बी का डायमेंशन फॉर्मूला इंडिविजुअली फाइंड आउट किया, बट आपके स्कूल में या आपके एंट्रेंस में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे पूछ ले कि भाई a मल्टीप्लाई बाय बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या करेंगे, इस डायमेंशन फॉर्मूला को जो a का है और ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लेते मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, mlt -2 मल्टीप्लाई बाय mlt -5 raised to the power 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, mm दो जगह है तो m स्क्वायर l स्क्वायर और t raised to the power -2 है, t raised to the power -2 और यहाँ t raised to the power -5/2 है। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये कितना आएगा, t raised to the power -9/2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, t raised to the power -9/2। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, a इंटू बी का डायमेंशन फॉर्मूला है। हो सकता है एग्जाम में ये भी पूछ ले भैया a इंटू बी के जगह a डिवाइडेड बाय b का डायमेंशन फॉर्मूला, तो आपने वही करना है, ये डायमेंशन फॉर्मूला को इससे डिवाइड कर देना। तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल in reading the questions because at times questions has many hints about your final answer। स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके अगला क्वेश्चन क्या है, p + a/v² मल्टीप्लाई बाय v - b = nRT। तो ये सारे वेरिएबल का नाम मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई कीजिए और साथ साथ मैं भी बता रहा हूं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो P हमें कहते हैं, P यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को, हो सकता है कि किसी और इक्वेशन में P रिप्रेजेंट करे पावर को। V क्या है, आपके जहन में आ रहा होगा वेलोसिटी, लेकिन V यहाँ पे वॉल्यूम है। ये गैस इक्वेशन होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये गैस इक्वेशन होता है। A और B का डायमेंशन फॉर्मूला आपने फाइंड आउट करनी है। N है नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल है। R है गैस कांस्टेंट और T क्या है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर इज यूजुअली टेकन इन इट्स SI यूनिट, दैट इज केल्विन। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्कूल में आउट ऑफ 10 टाइम्स ये क्वेश्चन जरूर 7-8 टाइम्स रहता ही रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप जितने बार प्रैक्टिस करें उतने ज्यादा परफेक्शन होगा और आपके फाइनल एग्जाम में उतने ही कम टाइम में ये सॉल्व करके आ पाएंगे आप। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई P में क्या टर्म ऐड हो रहा है, a/v² ऐड हो रहा है और डायमेंशन फॉर्मूला A का पूछा जा रहा है और B का पूछा जा रहा है। सिमिलरली V में क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, B सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो डायमेंशनली अगर आप देखें तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो यही कहता है कि डायमेंशनली कोई चीज ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं कि a/v² विल बी इक्वल टू P और दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, B विल बी इक्वल टू V। डायमेंशनली ये दोनों इक्वल है, मतलब इसके वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं बट डायमेंशन इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर आप यहां से बात करें तो V के पास किसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं L³ होता है। तो B के पास किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, L³ का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो अब आपसे कोई पूछता है कि भाई A का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि A विल बी इक्वल टू व्हाट,
PV स्क्वायर, और P मतलब प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का आप चाहें तो डेराइव भी कर सकते हो। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT माइनस 2 होता है, और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L स्क्वायर होता है। तो एक L से कैंसिल हुआ, डिनोमिनेटर में बचा एक L, इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कीजिए तो क्या आएगा? ये ML-1 और T-2। और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L³ होता है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला का ML-1 T-2, और वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? L³, और यहाँ रेज टू द पावर 2 है तो इसको भी रेज टू द पावर 2 कर दें। तो A इक्वल टू व्हाट? A विल बी इक्वल टू ML-1 T-2, और फिर आप क्या करते हैं? इस L³ के रेज टू द पावर 2 था तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो L रेज टू द पावर 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब A का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा आपके पास? इस M को एज इट इज लिख दीजिए। L यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। L रेज टू द पावर -1 प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा? L रेज टू द पावर 5। तो ये आ गया आपका L रेज टू द पावर 5 और T रेज टू द पावर -2। तो ये A का डायमेंशन फॉर्मूला और इधर B का डायमेंशन फॉर्मूला। ऑफ कोर्स ये इस क्वेश्चन में अलग वेरिएंट ये बन सकता है कि A मल्टीप्लाई बाय B का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने को आपको पूछ सकता है, या A डिवाइडेड बाय B का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पूछ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस NRT की हमें जरूरत पड़ी ही नहीं, इसीलिए बहुत बार एग्जामिनेशन में इस NRT की जगह कुछ नहीं लिखा हो रहता है। NRT की जगह आपको सिर्फ ये दे देगा कि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऑलराइट, तो आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको ये सारे एग्जाम्पल भी समझ में आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक क्वेश्चन लीव आउट करता हूं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए उसका आंसर। अगर ग्रुप आपके बने हुए हैं तो ग्रुप में भी आप उस मैसेज में आप सेंड कर सकते हैं मुझको आंसर, एल्स मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में कंसीडर करूंगा। साथ में आप ये भी याद रखें कि अगला वीडियो जो आपका आएगा वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के दूसरे एप्लीकेशन पे होगा, और वो एप्लीकेशन क्या होगा आपका? अगली क्लास में हम सीखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं और यूनिट कन्वर्जन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने छोड़ रहा हूं वो क्वेश्चन है P इक्वल टू A माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन BT²। यहाँ P क्या है आपका? पावर है। पावर किसे कहते हैं? वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क को कहते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम को। X रिप्रेजेंट करता है आपके डिस्टेंस को, और T रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। आपने फाइंड आउट क्या करना है? A का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है और B का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ये भी अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बोला वैसे ही ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। That's all for today. Thank you for watching. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस और भी सामने आपके आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।